नमस्कार मित्रों, हम हैं प्रमोद कुमार पांडे और आप देख रहे हैं एसपीबी न्यूज। मित्रों, हम इस एपिसोड में प्रतिदिन आपको एक नई घटना के बारे में उसका विश्लेषण करके निष्कर्ष तक पहुंचाते हैं और भ्रष्टाचार के मामलों का भी इस एपिसोड के माध्यम से हम विश्लेषण करके आप तक पहुंचाते हैं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे अनुराग यादव हत्या मामले में कब और कैसे चलेगा बुलडोजर, क्या क्या होगा एक्शन, अभी तक प्रशासन द्वारा क्या क्या विधिक प्रक्रियाएं पूरी की गई है, उसके बुलडोजर चलाने में या ट्रेनी दरोगा को बर्खास्त किए जाने में क्या क्या समस्याएं आ रही थी और उसका निदान कहां तक कर लिया गया है। इतना तो तय है कि अब अनुराग के परिवार को न्याय मिलेगा। उसमें कुछ विधिक समस्याएं आ रही थी जिसे काफी हद तक पूरा कर लिया गया। मित्रों, हम आज चर्चा करेंगे उसमें जो कानूनी पेच फंसे थे उसको किस ढंग से निकाला गया, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ खबरों को दिखाना नहीं होता है। मैं एक जर्नलिस्ट के साथ साथ विधि विश्लेषक और सोशल एक्टिविस्ट भी हूं, इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम हर खबरों को ज्यों का त्यों ही न दिखाकर आपको निष्कर्ष तक उस पर पहुंचाएं। तो आज के इस एपिसोड में हम चर्चा पुनः अनुराग यादव के हत्यारों के प्रति क्या क्या विधिक प्रक्रियाएं हैं उस पर हम करेंगे। मित्रों, हम सब लोगों को इंतजार है कि अनुराग के हत्यारों लालता यादव, संतोष यादव या रमेश यादव के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई कब होगी। कुछ चर्चाएं हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ गई है, उस गाइडलाइन के बाद अब बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बुलडोजर की कार्रवाई होना तय है और उसका समय भी निश्चित कर लिया गया है। अभी हम देख रहे हैं कुछ सोशल मीडिया पर भी इस ढंग का ट्रेंड चलाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार यदि किसी का मकान तोड़ा जाता है तो शासन को उसे 25 लाख रुपए दिया जाएगा। ऐसी खबरों को सुन करके हो सकता है कि हत्यारे और हत्यारों को परिवार को कुछ संतोष हुआ हो कि मकान टूट जाएगा तो कम से कम 25 लाख रुपए ही मिलेगा, लेकिन ऐसा भी कुछ होने वाला नहीं है। आपने सुप्रीम कोर्ट की उस गाइडलाइन को आधा अधूरा पढ़ा, आधा अधूरा व्याख्या आप तक पहुंचाई गई, इसलिए इस निष्कर्ष पर पहुंचे जो इन हत्यारों के खिलाफ सजा चाह रहे हैं उनमें कुछ निराशा हुई, और जो चाह रहे हैं कि इनको सजा मिले, सजा न मिले, हत्यारे बचा लिए जाएं, हत्यारों का परिवार, उसके शुभचिंतक या उसकी गैंग के लोग, उनको कुछ राहत मिलेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसी निर्देश में आगे की पंक्ति, जिसे आपको सोशल मीडिया पे नहीं दिखाई जा रही है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि इस आदेश से फुटपाथों पर कब्जा करने वाले, सरकारी संपत्ति, जल खाता, भीटा, चारागाह या नाली जैसे स्थानों पे अगर अतिक्रमण किया गया है तो प्रशासन को उस पर बुलडोजर की कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। शेष की स्थिति में कोर्ट से आदेश होने के बाद ही बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ प्रक्रिया यह फंसती है कि क्या अनुराग के हत्यारों के घर पे बुलडोजर की कार्रवाई होगी, तो जवाब है कि हाँ, क्योंकि पहले
अपराधियों के घर पर सीधे पैमाइश करके सरकारी संपत्ति खाली करवाने के लिए योगी सरकार की नीति थी, बुलडोजर का एक्शन होता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद विधिक प्रक्रिया को पूरा करके होता है। जिला प्रशासन ने उसकी विधिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली है। उन्होंने एक नोटिस चस्पा करके 22 दिसंबर तक हत्यारों के परिवार को तहसीलदार के न्यायालय में जवाब दाखिल करने के लिए कहा। अब 22 तारीख को वे जवाब दाखिल करेंगे, 23 तारीख को उस पर सुनवाई होगी और 24 से 25 तारीख में बुलडोजर का एक्शन होगा। या विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार हमने जिले के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता की और उनकी जान से जो जानकारी प्राप्त हुई उस आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि 25 दिसंबर को पूर्णतः संभावना है कि बुलडोजर का एक्शन होगा। उसके लिए सरकार ने विधिवत पैमाइश करके ये कन्फर्म कर लिया है कि वो मकान जीएस पर बना हुआ है, वो ग्राम समाज की जमीन है, सरकार की संपत्ति है, उस पर निर्माण अवैध है। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद यह आवश्यक है कि न्यायालय की प्रक्रिया से गुजरने के बाद बुलडोजर चले, पीड़ित पक्ष को सुनवाई का मौका दिया जाए। तो इसमें पीड़ित पक्ष को पूरा मौका देते हुए 22 दिसंबर तक का समय दिया गया है। अगर हत्यारे माननीय उच्च न्यायालय में भी शरण लेते हैं तो जिला प्रशासन द्वारा उसकी पूरी तैयारी करते हुए पूरी पैमाइश की और अधिकारियों की रिपोर्ट नजरी नक्शा के साथ सारे कागजात के साथ शासकीय अधिवक्ता को अवगत कराकर अभिलेख उपलब्ध कराकर के माननीय उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिए पूर्णतः तैयारी कर ली। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय से भी राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। और 22 तारीख तक जो भी जवाब दाखिल होगा, चूंकि सरकार ने उस पर पूरी संतुष्टि से पूरे अभिलेख तैयार कर लिए हैं, इसलिए उस पर जवाब देने के लिए कोई वैधानिक डॉक्यूमेंट लालता यादव या उसके परिवार के पास नहीं है। प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन थी 2012 से पहले जो उन्होंने कब्जा कर लिया है, उस गाइडलाइन के तहत भी लालता का परिवार नहीं आता है, इसलिए भी बुलडोजर का एक्शन होगा। और आपको बता दें कि ट्रेनी दरोगा उसको बर्खास्तगी की कार्रवाई कब की जाएगी, इसमें क्या समस्याएं आ रही हैं, तो आपको बता दें ट्रेनी दरोगा के खिलाफ शासन स्तर से सारे अभिलेख उपलब्ध करा लिए गए हैं। शासन द्वारा इसकी मांग करके उस हत्या के संबंध में उसके जो यहाँ पर विवेचना चल रही थी जिले में, उसकी केस डायरी वगैरह भी शासन द्वारा तलब कर लिया गया है। और ट्रेनी दरोगा की सारी कुंडली खंगाली जा चुकी है और उसमें पर्याप्त जो विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी है, प्रशासन के पास पर्याप्त साक्ष्य बर्खास्ती के हो गए हैं। नवंबर महीने के बाद दिसंबर के पहले सप्ताह में ट्रेनी दरोगा की बर्खास्तगी का आदेश शासन द्वारा जारी किया जा सकता है, जिसकी पूरी संभावना है। अब तीसरा प्रश्न आता है कि हत्यारों को सजा क्या मिलेगी। कुछ चर्चाएं ये भी है कि 2-4 महीने बाद कोर्ट से जमानत हो जाएगी और ये लोग लालता यादव और उसके परिवार के लोग बाहर निकल आएंगे और फिर मामला ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो आपको बता दें
यह मामला इतना ज़्यादा चर्चित हो चुका है, आम जनमानस में इतना आक्रोश हो चुका है कि माननीय न्यायालय से लेकर के शासन तक पूरी तरह से सेंसिटिव होंगे इस मामले में। यही मामला आप निर्भया के मामले में भी देख रहे थे और आपने देखा था जन आंदोलन का असर क्या हुआ। तो ऐसे में जमानत पर बाहर आने की संभावना लगभग न के बराबर है। अब इस पर विधिक प्रक्रिया पे विचार किया जाए तो इसी केसों में साक्ष्य पूर्णतः प्रमाणित है और हत्या में शामिल लोगों को कम से कम आजीवन कारावास की सजा होनी तय। कुछ नाबालिग हैं या किसी मुलजिम को कुछ साक्ष्य अगर पैरवी में कमजोरी हुई तो 20 साल से कम की सजा नहीं होने वाली है। और जो मुख्य हत्या आरोपी है जिसने अनुराग की गर्दन पर प्रहार किया है उसे फांसी की सजा ही होगी और शासन पैरवी में किसी तरह से कमी नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसे मामले में अपराधी छूट जाते हैं तो शासन के लिए बहुत किरकिरी होगी और शासन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। जो भी तैयारियां दिख रही हैं उस तैयारी के आधार पर शीघ्र ही फास्ट ट्रैक कोर्ट से ऐसे मामलों का निस्तारण किया जाएगा। शासन उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर शासन को भेजी जा चुकी है। शीघ्र ही उस पर निर्णय करके इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में 6 महीने से 9 महीने के बीच में सजा दिलाई जाएगी और ऐसे में निश्चित तौर पे अनुराग के परिवार को न्याय मिलने की संभावना है और जन आंदोलन का ही परिणाम है कि ऐसे हत्यारों को सजा मिलना तय है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको जो हत्यारों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट दाखिल करने का प्रयास किया गया है जिसे कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया है, अगर वो कोर्ट में दाखिल होता है उस पर सुनवाई होनी होती है तो हम उस रिट की कॉपी को भी आपको दिखाएंगे और उस पर भी चर्चा करेंगे और माननीय उच्च न्यायालय पर भी उसकी संभावनाओं का भी हम विश्लेषण करेंगे अपने पैनल में और विधि विश्लेषकों से। माननीय उच्च न्यायालय के रिटायर जज और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के परामर्श के बाद हम उस पर भी आपको अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के उस आर्टिकल को भी दिखाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे जिससे आप समझ सकेंगे कि इसमें हत्यारों का बचना लगभग नामुमकिन है और अनुराग के परिवार को न्याय मिलना तय है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको अगली खबर का अनुराग यादव से जुड़े अगले अपडेट को विश्लेषण के साथ आप तक पहुंचा सकें, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ खबरों को आप तक पहुंचाना नहीं होता है, उन खबरों की तह पर जाकर उस पर विश्लेषण करके क्या हो सकता है ये हम आपको जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा इसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप दीजिए अपने मित्र सोशल एक्टिविस्ट और विधि विश्लेषक प्रमोद पांडे को इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर हम आपसे मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय माँ भारत।